हेलो गाइस, तो आज मैं आप सभी के लिए क्लास 12 की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता से कुछ ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज मैं ये सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाता हूं। 50 क्वेश्चन है। मैंने वही क्वेश्चंस लिया है जिसका एग्जाम में आने का चांसेस ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। आज 50 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और फिर नेक्स्ट जो पहला चैप्टर है इसके बाद मैं पहला चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दूंगा। तो पहले आज मैं सेकंड चैप्टर का ही अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि चैप्टर सेकंड स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है ना। कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से है ना, एक पॉइंट चार्ज Q की वजह से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है। तो मैं यहाँ पे एक रफ वर्क के लिए एक पेज ले रहा हूँ। मैंने इसमें बताया है कि अगर कोई चार्ज Q है, पॉइंट चार्ज Q है, और इसकी वजह से अगर हमें r डिस्टेंस पर पोटेंशियल चाहिए, Q चार्ज है और r डिस्टेंस पर क्या चाहिए, पोटेंशियल। तो r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है यानी विभव जो होता है वो कितना होता है, पोटेंशियल एट P इक्वल टू होता है KQ/R। और अगर एयर हो तो एयर के लिए जो K की वैल्यू होती है ना, फॉर एयर या वैक्यूम, K की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ K की जगह 1/4πε0। तो कितना हो गया, 1/4πε0 Q/R। अगर स्मॉल r है तो यहाँ पे हम स्मॉल r दे देंगे। ठीक है, तो ये होता है पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ/R या 1/4πε0 Q/R। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए ऑप्शंस देखते हैं। कह रहे एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, 1/4πε0 Q/R²। ये तो नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। मैं बता देना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो पहला चैप्टर में है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। Q चार्ज की वजह से अगर हमें r डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है ना यहाँ पर वो होता है KQ/R²। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव जो होता है वो क्या होता है, KQ/R होता है, KQ/R होता है। तो विभव होता है 1/4πε0 Q/R और विद्युत क्षेत्र होता है 1/4πε0 Q/R²। तो याद रखना है इसका। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। तो फर्स्ट का क्या हो गया, C। सेकंड देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो मापा जाता है वो ऊर्जा मापा जाता है। कौन मापा जाता है, ऊर्जा। देखिए एक फार्मूला होता है वर्क डन का, W इक्वल टू Q इंटू V। W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V। Q की जगह अगर हम चार्ज ले लें, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लें, चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन ले लें तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको शॉर्ट में लिखेंगे EV। तो ये क्या, वर्क मतलब एनर्जी है ना। तो ये एनर्जी का जो यूनिट होगा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, E इक्वल टू 0 वाले क्षेत्र में विभव का दूरी के साथ विवरण होगा। मतलब कह रहा है कि अगर किसी क्षेत्र में है ना, कोई एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो वहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, है ना, वो डिस्टेंस के साथ कैसा उसका रिलेशन रहेगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि हम एक कोई कंडक्टर ले लेते हैं, कोई चालक लेते हैं, देखिए। और इस चालक के अंदर, जैसे आप सभी को पता है कि अगर ये चालक है तो इस चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे इस चालक के अंदर पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ निकालिए, यहाँ निकालिए, यहाँ निकालिए, यहाँ निकालिए, या इसके सरफेस पे निकालिए। होता क्या है, अगर कोई कंडक्टिंग सरफेस होता है, कोई चालक होता है, तो उस चालक के पृष्ठ पर मान लीजिए अगर हम इसकी त्रिज्या R है, कितनी त्रिज्या है, R है, और हमें इसकी त्रिज्या R है, हाँ, तो हम मान लेते हैं कि ये R डिस्टेंस है और यहाँ पर Q चार्ज है। कितना चार्ज है, Q चार्ज। तो Q चार्ज की वजह से है ना, अगर आप किसी भी कंडक्टिंग सरफेस पर अगर आप पोटेंशियल निकालोगे, अगर उसकी रेडियस R है तो वहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है, सरफेस पर, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग सरफेस कितना होता है, KQ/R। कितना होता है, KQ/R। यानी किसी भी चालक के पृष्ठ, किसी भी आवेशित चालक के पृष्ठ पर जो विभव का मान होता है वो होता है KQ/R। ठीक है, अब उसके अंदर मान लेते कि ये चालक है, इस चालक के अंदर हम यहाँ पर मान लेते एक पॉइंट A है, यहाँ पर आप निकालो, चाहे आप यहाँ पे निकालो, B पॉइंट यहाँ पे मान लो, और या चाहे आप यहाँ पे निकालो, पोटेंशियल कहीं भी निकालोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही होगी, KQ/R। जितना उसके सरफेस पे होता है उतना ही अंदर उसके हर जगह पे क्या होता है, पोटेंशियल होता है। यानी विभव का मान डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसके अंदर यहाँ भी आप पोटेंशियल निकालोगे तो KQ/R होगा, यहाँ भी निकालोगे तो KQ/R होगा, यहाँ भी KQ/R। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या, देखिए ऑप्शन में क्या है कि E इक्वल टू 0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी का साथ विवरण होता है, विवरण होगा। तो कितना होगा, V समानुपाती R, नहीं बिल्कुल नहीं, V समानुपाती 1/R, V समानुपाती 1/R²। V का मान R पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है ना। देख रहे हैं कि जहाँ जितना उसके सरफेस पे होता है उतना उसके अंदर हर जगह पे पोटेंशियल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर। क्या हो जाएगा, D नंबर। तो 3 का हो जाएगा D। चौथा नंबर देखिए, एक खोखले गोले की त्रिज्या R मीटर
तथा उस पर आवेश q कूलम है, उसके केंद्र पर विभव होगा। तो अब देखिए वही फिर से विभव निकालना है। तो अभी मैंने बताया कि जितना उसके पृष्ठ पर विभव होता है ना, उतना उसके अंदर हर जगह पे विभव होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो डायरेक्ट अभी देखिए, चाहे आप यहाँ पे निकालिए इसके सरफेस पर, चाहे उसके केंद्र पर, तो पोटेंशियल कितना होगा Q/R। के पोटेंशियल कितना होगा Q/R। वही क्वेश्चन है, देखिए Q चार्ज है, टोटल चार्ज उसके खोखले गोले की त्रिज्या R है और उस पर आवेश कितना Q आवेश है। तो उसके केंद्र पर जो विभव होगा क्या होगा Q/R। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, K की वैल्यू 1/4πε0 रख दो आप, तो 1/4πε0 Q/R। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा C नंबर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 5 में, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, इस निकाय की अस्थितीय ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे को आकर्षित करता है ना। तो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, अगर हम यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के, अगर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो उसमें ज़्यादा वर्क हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी असमान चार्ज मतलब अनलाइक चार्ज एक दूसरे के करीब आता है तो वहाँ पर जो वर्क होता है ना वो कम करना पड़ता है, यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत अस्थितीय ऊर्जा भी क्या होता है, कम स्टोर होता है। जितना हम वर्क करते हैं ना उतना ही उस सिस्टम में क्या होता है, विद्युत अस्थितीय ऊर्जा के रूप में क्या होता है, जो एनर्जी है वो स्टोर होता है। तो यहाँ पर क्या एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो वो दोनों अगर पास आ रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। लेकिन अगर मान लो, अब ये समझ लेना आप कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज और वो दोनों पॉजिटिव चार्ज को अगर हम पास लाएंगे तो वहाँ पर हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यानी अस्थितीय ऊर्जा भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और वही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है उसको पास लाएंगे तो वहाँ पर अस्थितीय ऊर्जा क्या होगा, कम होगा यानी घटेगा। तो बस याद रखना है कि अगर ऑपोजिट चार्ज होगा यानी विपरीत आवेश होता है और उस विपरीत आवेश को अगर हम एक दूसरे के करीब लाएंगे तो वहाँ पर विद्युत अस्थितीय ऊर्जा घट रहा है। और जैसे ही अगर दो पॉजिटिव हो या दो नेगेटिव चार्ज यानी कि दो समान आवेश को अगर हम एक दूसरे के पास लाएंगे तो वहाँ पर अस्थितीय ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है। बस ये बात याद रखनी है आपको। क्योंकि प्लस प्लस है तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना है तो जितना ज़्यादा हम वर्क करते हैं वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वही तो स्थिति ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यानी कि अस्थितीय ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगर वही सोचते हो कि अगर आप यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होता यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होता दोनों के करीब आता तो क्या होता, जो अस्थितीय ऊर्जा था वो बढ़ रहा होता है। अगर यह पॉजिटिव भी होता तभी बढ़ रहा होता। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या देखिए, तो ये हो गया आपका। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन पास आ रहा होता या दोनों प्रोटॉन पास आ रहा होता तो वहाँ पर ज़्यादा वर्क करना पड़ता, यानी कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, बढ़ती, वहाँ पर अस्थितीय ऊर्जा क्या होती, बढ़ती है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अगर वो पास आ रहा है तो वहाँ पर अस्थितीय ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। बस ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है ना। तो इसमें क्या दिया, विद्युत विभव है, विद्युत फ्लक्स है, विद्युत क्षेत्र है और धारिता है। तो देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, आपको पता होगा कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर में क्या संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर में संबंध होता है E = dV/dr या dV/dx। ठीक है, अब एक देखिए, विद्युत विभव है या विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। ये दूरी है, दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर। तो वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट हो गया, विद्युत क्षेत्र का। किसका, विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। हाँ, तो निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, तो विद्युत क्षेत्र का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आवरण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है, इसे इस स्थिति से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन, इसमें जो है कह रहा है कि ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आवरण। तो मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसका आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में अगर डायपोल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, डायपोल, द्विध्रुव जिसको बोलते हैं। अगर ये डायपोल रखा हुआ है +Q - Q, मान लीजिए डायपोल है, तो एक बात याद रखना कि डायपोल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें जो बल होता है, जो कुल बल होता है वो हमेशा जीरो होता है। क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि अगर, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम डायपोल को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। ये भी बात याद रखना है, बल आघूर्ण कितना होता है, τ = P sin θ। लेकिन यहाँ पे कह रहा है वर्क वाला। तो वर्क वाला क्या होता है, अगर मान लो कि अगर डायपोल को हम θ1 से θ2 घुमाते हैं विद्युत क्षेत्र में डायपोल को θ1 से θ2 घुमाने में जो कार्य किया जाता है, क्या एक बात याद रखना है कि विद्युत द्विध्रुव को, डायपोल को, यानी कि विद्युत द्विध्रुव मतलब क्या, डायपोल द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में, किसमें, विद्युत क्षेत्र में, कहाँ से कहाँ, θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य से, घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, तो W = जो कार्य होता है, W = वो होता है, जो कार्य होता है वो W = क्या होता है, PE × cos θ1 - cos θ2, ये होता है फॉर्मूला। तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से मैं कंडीशन बता रहा हूँ इसका
कि ये क्या है, वर्क है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी विद्युत क्षेत्र में अगर एक डायपोल रखा होता है तो उस पर जो उसको अगर थीटा 1 से थीटा 2 घुमाना है तो उसके लिए वर्क करना पड़ता है W = P cos θ1 - cos θ2। आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है। अब इसके बाद यहाँ से कोई भी कंडीशन पूछे तो आप आराम से बता सकते हो। जैसे मान लो कि अगर हम ये कह रहे हैं, अगर डायपोल को उसके प्रारंभिक स्थिति मतलब एक बात याद रखनी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो हमेशा डायपोल को अपने ही डायरेक्शन में रखना चाहता है, हमेशा अपने ही डायरेक्शन में। उसको बोलते हैं संतुलित अवस्था या साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि जब डायपोल और डायपोलमेंट यानी कि पी की जो दिशा होती है वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, द्विध्रुव आघूर्ण जिसको बोलते हैं। पी की दिशा और ई की दिशा अगर समान होती है, मतलब यहाँ पे क्या थीटा = 0 डिग्री, तो उसको बोलते हैं साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं, पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। साम्य अवस्था कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, मतलब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी उसको प्रारंभिक स्थिति बोलते हैं। तो ये याद रखना कि थीटा = 0 डिग्री पे बोला जाता है कि इसको साम्य अवस्था कहते हैं। अब एक चीज़ देखिए, इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अगर डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 घुमाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ता है, P cos θ1 - cos θ2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है। पहले क्या 90 डिग्री पे, लंबवत मतलब 90 डिग्री पे है, और उससे क्या कर रहा है कि इस स्थिति से कितना डिग्री घुमाया जा रहा है, 180 डिग्री। मतलब क्या है कि डायपोल को 90 डिग्री से 180 डिग्री घुमाया गया। कितना डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री। तो 90 से 180 घुमाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हो गया कि पहले θ1 90 डिग्री है और θ2 180 डिग्री, चूंकि कह रहा है कि 90 से 180 घुमाया गया। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला में आप रख दीजिए, W क्या फॉर्मूला, PE cos θ1 - cos θ2। तो cos θ की जगह हम रखेंगे 90 डिग्री और cos θ2 की जगह रखेंगे cos मतलब 180 डिग्री। तो क्या हो गया, देखिए PE cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 माइनस cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा PE माइनस प्लस, तो क्या हो गया आपका PE। तो ये याद रखना है कि अगर डायपोल को 90 डिग्री से 180 डिग्री घुमाया जाता है तो कितना वर्क करना पड़ता है, PE। अब इसी में अगर रहता कि डायपोल को उसके साम्य अवस्था से 180 डिग्री घुमाया जा रहा है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो θ1 की जगह रख देना। साम्य अवस्था जैसे ही आ गया तो समझ लो θ1 का मान कितना रखना है 0 डिग्री और θ2 की वैल्यू रख देना 180 डिग्री, तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये देख लेते, 90 से 180 घुमाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ता है, PE। कितना, PE। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या है, देखिए कहाँ क्वेश्चन, हाँ ये वाला 7 नंबर का। तो डायपोल को कह रहा है कि अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, PE। कितना, PE। तो इसका आंसर हो जाएगा A। अब 8 नंबर में देखिए क्या है। 8 नंबर में क्वेश्चन है कि एक धनावेश, क्या है, एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है। तो आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, एक बात आपको याद रखनी है कि जो आवेश का प्रवाह होता है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। लेकिन हमें क्या कर रहा है कि अगर हमको निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाना है तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल वर्क मतलब एक्स्ट्रा वर्क करना होगा ना हमें। जबकि आवेश का प्रवाह हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। लेकिन हमें निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ज़्यादा वर्क मतलब स्थिति ऊर्जा क्या होगी, उसकी बढ़ेगी। निम्न से उच्च ऊर्जा की तरफ अगर हम ले जाएंगे तो ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये बात याद रखनी है, क्योंकि आवेश का प्रवाह हमेशा, ये बात याद रखना कि आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। किस आवेश का, धन आवेश का। किस आवेश का, धन आवेश का। ऋण आवेश का उल्टा हो जाएगा। ऋण आवेश का क्या होगा, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या है, समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होता है। तो देखिए ये बात याद रखनी कि अगर किसी समविभवी पृष्ठ पर आवेश को, चाहे इलेक्ट्रॉन या कोई भी आवेश हो, उस आवेश को समविभवी पृष्ठ पर ले जाने में कोई वर्क करना नहीं पड़ता है। ये बात याद रखनी है कि समविभवी पृष्ठ पर आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता, यानी 0 वर्क होता है। मैं यहाँ पे समझा भी देता हूँ। देखिए अगर हम ये एग्जांपल के थ्रू मान ले कि ये हमारे पास, मान लेते कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या है, समविभवी पृष्ठ है। क्या है, समविभवी पृष्ठ है। अगर ये समविभवी पृष्ठ है तो इसका मतलब चाहे हम यहाँ पर पॉइंट लें, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, कहीं भी पॉइंट लेंगे तो उसका विभव क्या होगा, समान होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। हमारे पास एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इस चार्ज को हमें यहाँ से यहाँ ले जाना है। तो चार्ज को जब बी से ए ले जाना है तो हमें इसके लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन होती है वो हमें पता है कि कितना होता है। कहाँ से कहाँ चार्ज को ले जा रहे हैं, बी से ए, तो हमें वर्क करना पड़ता है ना, वो जो वर्क की परिभाषा से, वो जो डेफिनेशन है क्या होता है, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, बी से ए। तो हम क्या लिखते हैं, वी ए माइनस वी बी होता है ना, कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग अ चार्ज, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, फ्रॉम बी टू ए ना। हाँ, तो यहाँ पे परिभाषा से पहले लगा रहे हैं तो क्या होगा, वी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए, मतलब कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, बी से ए डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, अब एक चीज देखिए, चूंकि
चूंकि ये समविभवी पृष्ठ है तो यहाँ पर जितना ए का विभव होगा उतना ही बी का विभव होगा। दैट मीन्स यहाँ पर वी ए और वी बी का मान क्या है, समान है। तो यहाँ वी ए और वी बी अगर समान है तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मान लीजिए और ये दोनों समान है तो दोनों का अंतर क्या होगा, जीरो। जब जीरो हो जाएगा ये, अब ये क्यू इधर आ जाएगा तो ये भी क्यू से जीरो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। तो यानी कि डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, डब्ल्यू एक्सटर्नल यानी कि जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वही है कि आपको ये बात याद रखनी है कि आवेश हो, कोई भी आवेश हो, आवेश को समविभव पृष्ठ पर ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता है। ठीक है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। चलिए, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर कार्य नहीं होता है, कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, मतलब इसका कार्य हो जाएगा डी नंबर आंसर। तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा, डी। चलिए 10 में देखते हैं। 10 में क्या है, विद्युतीय विभव की बीमा होती है। हाँ, तो बीमा आपको याद रखना है, इसकी बीमा होती है ml² टी की पावर -3 e की पावर -1। देखिए कैसे निकाला जाता है, एक बार देख लीजिए। विभव है ना, विभव निकालना है तो v फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। v फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। वर्क है ना, वर्क मतलब कार्य, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो बल गुना विस्थापन है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई क्यू। अब एक्चुअली देखिए बल की जो डायमेंशन होती है क्या होती है, ml की पावर -2, ml की पावर -2, बल की ml की पावर -2। और विस्थापन को मीटर में मेजर करते हैं तो इसके लिए L ले लेते हैं। चार्ज के लिए क्या होता है, AT, क्योंकि क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, IT। ठीक है, IT। तो अब एक्चुअली देखिए यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M L इंटू L क्या हो जाएगा, L² टी की पावर -2, और ये भी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, टी की पावर -3 ए की पावर -1। किसी बुक में ए की जगह पे आई भी लिया जाता है ना, ए की जगह पे आई भी लिया जा सकता है धारा की जगह, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना आप। तो देखिए इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत विभव की बीमा क्या है, कितना है, ml की पावर 2 टी की पावर -3 ए की पावर -1। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ml की पावर 2 टी की पावर, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 10 का ए। ठीक है, अब 11 नंबर देखते हैं। 11 में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय का अस्थित्व। अभी मैंने बताया था कि अगर समान आवेश को एक दूसरे के करीब ले जाएंगे तो उसमें अस्थित्व ऊर्जा बढ़ेगी, और अगर असमान आवेश होगा यानी विपरीत आवेश एक दूसरे के पास ले जाएंगे विपरीत आवेश को, तो वहाँ पर अस्थित्व ऊर्जा घटेगी। ये बात आपको याद रखना है क्या, कि अगर समान आवेश है उसको एक दूसरे के करीब ले जाएंगे तो वहाँ पर अस्थित्व ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, मतलब बढ़ेगी। समान ऊर्जा, अगर समान आवेश है तो उसको अगर हम एक दूसरे के करीब ले जाएंगे तो वहाँ पर अस्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और अगर विपरीत आवेश को अगर एक दूसरे के करीब ले जाएंगे तो वहाँ पर अस्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। क्योंकि विपरीत आवेश हमें ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन समान आवेश को जैसे पास ले जाएंगे तो वहाँ पर हमें ज़्यादा एक दूसरे को, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसलिए समान आवेश को एक दूसरे के करीब ले जाने पर ज़्यादा अस्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बढ़ती है। 11 क्या हो जाएगा, बढ़ती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। तो अब क्या देखिए 12 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, 12 नंबर में, तो अब देखिए 12 नंबर में क्या है, 12 में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच क्या संबंध होता है। अभी मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में क्या संबंध होता है, E बराबर -dB/dx या dB/dr। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 15 का ए। ठीक है, 16 नंबर में देखिए, विद्युत क्षेत्र E में किसी द्विध्रुव P को समान प्रारंभिक दिशा से कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। अभी मैंने बताया था कि अगर किसी डायपोल को विद्युत क्षेत्र में θ1 से θ2 घुमाया जाता है तो कितना वर्क करना पड़ता है, यहाँ पे देखिए बता रहे कितना वर्क करना पड़ता था, W बराबर P cos θ1 - cos θ2। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं डायपोल को कहाँ से कहाँ घुमाया जा रहा है, उसके प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक दिशा का मतलब हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री से कितना घुमाया जा रहा है, θ डिग्री, यानी कि θ1 हो गया 0 डिग्री और θ2 हो गया थीटा। चूंकि कह रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से कितना घुमाना है, थीटा, यानी कि 0 से θ घुमाना है। तो 0 से θ का मतलब पहले θ1 की जगह 0 रखना है और θ2 की जगह थीटा रखना है। तो ये आप एक चीज देखिए, इसी फॉर्मूला आप रखिए, यही साइड में लिख के बता देते हैं। तो PE θ1 की जगह cos 0, ठीक है, और θ2 जगह cos θ2 की जगह cos थीटा। तो अब देखिए यहाँ से वर्क कितना निकल आएगा, PE cos 0 का मान कितना होता है 1, cos 0 का मान 1, cos थीटा रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा PE इंटू cos 1 माइनस, मतलब PE इंटू 1 माइनस cos थीटा। ये कब होता है, जब उस डायपोल को उसके प्रारंभिक स्थिति से यानी उसके साम्य अवस्था से कितना डिग्री घुमाया जाता है, थीटा कोण। तो PE इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये है ए नंबर में, देखिए PE 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र E = E0J में एक द्विध्रुव आघूर्ण P = PE है, इसकी अस्थितिज ऊर्जा होगी। तो देखिए एक बात बता रहे हैं कि जब भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा होता है तो उसकी जो अस्थितिज ऊर्जा होती है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है अस्थितिज ऊर्जा का, डायपोल की अस्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र में जो रखी होती है। तो अस्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है U = वो होता है माइनस का PE cos थीटा। क्या होता है, माइनस का PE cos थीटा, या हम इसको बोल सकते हैं माइनस का P.E, कितना, माइनस का P.E। ठीक है, अब एक देखिए इसमें ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहा है विद्युत क्षेत्र E = E0J, मतलब विद्युत क्षेत्र किधर है, E0J का मतलब क्या हो गया, J मतलब होता है एक्स एक्सिस, J कैप मतलब, तो ये हो गया, सॉरी क्या J है ना, तो J होता है वाई एक्सिस और I होता है क्या, एक्स एक्सिस। तो यहाँ एक चीज देखिए,
तो कह रहा है कि ई इज टू ई नॉट जे, मतलब वाई एक्सिस में ई नॉट है विद्युत क्षेत्र है, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर पी आई, मतलब एक्स दिशा में पी है, मतलब ये हो गया पी और ये उधर हो गया ई नॉट या ई। ठीक है, तो दोनों के एक चीज़ बताइए, पी और ई के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। पी और ई के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है तो यहाँ पर कॉस, यहाँ जो स्थिति ऊर्जा होगा वो कितना होगा माइनस का पी ई, कॉस थीटा की जगह हम क्या रखेंगे कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, इसका मतलब पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो याद रखना है कि जब ये दोनों परपेंडिकुलर होता है विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक डायपोलमेंट है ना, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों अगर एक दूसरे पे लंबवत होता है तो उसकी स्थिति जो है क्या होती है 0 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए धनात्मक ऋणात्मक शून्य, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, किसी बिंदु P से R दूरी पर आवेश Q रखा गया है, P पर विभव कितना है P, ये Q के R दूरी पर है ना, Q आवेश कह रहा है कि P से R दूरी पर एक विभव आवेश Q रखा है और P पर विभव हो गया उसका V0। कह रहा है P से R/2 दूरी पर एक आवेश माइनस Q रखा जाता है, तो कह रहा है P पर विभव कितना होगा। तो ऐसे देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे क्या कह रहा है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बिंदु P है, इस बिंदु P से R दूरी पर, कितना दूरी पर R दूरी पर क्या आवेश रखा है Q आवेश रखा है, और इसके वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना आ रहा है V0 आ रहा है। फिर कह रहा है अगर इसी से R/2 दूरी पर क्या रखा हुआ है, देखिए P बिंदु से ही R/2 दूरी पर क्या रखा है माइनस Q आवेश, इसकी वजह से यहाँ पे तो कह रहा है कि जो कुल पोटेंशियल होगा, जो कुल विभव होगा वो यहाँ पर कितना होगा P बिंदु पर। तो एक चीज़ बताइए, अगर हमें यहाँ पर P बिंदु है और यहाँ से Q चार्ज की वजह से R दूरी पर विभव निकालना है, तो V इक्वल टू क्या होता है K/R, K/R। और अगर हमारे पास Q चार्ज है और मान लीजिए माइनस Q चार्ज है और R/2 दूरी पर अगर हमें विभव निकालना है उसी बिंदु पर, तो कितना होगा माइनस का K/R, R की जगह क्या R/2, R की जगह क्या माइनस R/2 और 2 पर चला जाएगा तो माइनस का 2K/R, माइनस का 2K/R। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चूंकि अभी पहले ही क्वेश्चन में दे दिया कि P से R दूरी पर जो आवेश Q रखा है उसका विभव P पर कितना है V0 है, यानी कि ये जो विभव है ना Q चार्ज की वजह से R दूरी पर वो कितना है V0 है। V0 की वैल्यू कितनी है K/R। अब यहाँ देखिए माइनस का 2K/R, माइनस का 2K/R है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं कुल विभव निकालना है, इस P बिंदु पर कुल विभव निकालना है, तो R दूरी पर जो विभव होगा वो होगा K/R, R दूरी पर कितना होगा K/R, तो कुल विभव जो होगा ना P पर कुल विभव, तो इस Q चार्ज की वजह से R दूरी पर विभव होगा K/R, और इस माइनस Q चार्ज की वजह से R दूरी पर विभव कितना होगा माइनस 2K/R, माइनस 2K/R। तो एक सीधी घटा कर कितना आ जाएगा आंसर माइनस का K/R, और कह रहे हैं Q चार्ज की वजह से R दूरी पर यानी K/R किसके बराबर है ना V0 के बराबर, कितना है V0 के बराबर। तो इसकी जगह हम माइनस का V0 रख सकते हैं, K/R की जगह हम क्या रख सकते हैं इस ये जो K/R है इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं माइनस का V0 रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस का V0, बस घटाना था। Q चार्ज की वजह से R दूरी पर K/R, माइनस Q चार्ज की वजह से R/2 दूरी पर माइनस का 2K/R, दोनों को घटा देते हैं नेट पोटेंशियल, तो हो गया K/R, और K/R को कह रहा है कि V0 माना गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का V0 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा D नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि P विद्युतीय आघूर्ण वाला द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र E में स्थापित किया जाए तब इसकी स्थिति क्या होगी। बस अभी मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, देखिए माइनस का P cos थीटा या माइनस का P.E स्थिति हो जाएगा। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस का P.E, कहाँ है माइनस का P.E, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए 17 में, जब एक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य कितना होता है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा इसका आंसर, कितना हो जाएगा 0। देखिए ये ऐसा होता है कि अगर सुनिए, अगर हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में क्या रहा है कि एक डायपोल को लंबवर्धक लाया जाता है, मतलब है ना लंबवर्धक मतलब ऐसे लाया जा रहा है ना, परपेंडिकुलर लाया जा रहा है इसके अंदर, कहाँ अनंत से, कहाँ से अनंत से कहाँ पे ला रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम डायपोल को लाएंगे ना तो इस पर जो वर्क होगा ना वो 0 होता है। क्यों होता है, देखिए प्लस Q की वजह से जितना वर्क होगा उतना माइनस Q की वजह से भी होगा। तो प्लस की वजह से अगर हम इधर ला रहे हैं तो माइनस की वजह से एक्सटर्नल वर्क इधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे हमें वर्क करना पड़ेगा और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा। तो एक है पॉजिटिव वर्क हो रहा है Q की वजह से पॉजिटिव वर्क हो रहा है, और माइनस Q की वजह से नेगेटिव वर्क हो रहा है। चूँकि दोनों का देखिए दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो इक्वल है, क्योंकि परपेंडिकुलर आ रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर है तो जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा पॉजिटिव चार्ज उतना ही डिस्टेंस है ना नेगेटिव चार्ज भी ट्रैवल करता है। तो यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है इक्वल है, और वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पे भी लगेगा QE और यहाँ लगेगा QE, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट में लगेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर लगेगा और यहाँ पर फोर्स इधर लगेगा। तो दोनों फोर्स क्या इक्वल तो है बट ऑपोजिट है, इक्वल तो है बट ऑपोजिट है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होने की वजह से और डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा जो वर्क होगा एक का पॉजिटिव होगा एक का नेगेटिव होगा, है ना। तो एक का वर्क पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो जो टोटल वर्क होता है वो क्या हो जाएगा 0। इसकी वजह से पॉजिटिव वर्क और इसकी वजह से नेगेटिव वर्क, चूँकि प्लस की वजह से इधर देखिए ऐसे भी आप बोल सकते हो, इस पर फोर्स इधर लग रहा है
है ना। आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इस पर फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन हमें तो वर्क इधर करना पड़ रहा था। वर्क हमें किधर किधर करना पड़ रहा है, इधर, और वर्क भी इधर, एक्सटर्नल वर्क जो दिया जाता है एक्सटर्नल वर्क इधर हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर इधर होता है। तो दोनों के बीच के अंदर क्या होगा, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू एफ डॉट एस कॉस थीटा, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इधर हो जाएगा एफ डॉट एस कॉस थीटा, और ये देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क इधर करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वर्क करेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो यहाँ पर 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पर वर्क नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो कुल वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस ये आंसर रखना है आपको याद कि जब भी लंबर तक लाया जाता है, जब भी परपेंडिकुलर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखा जाता है तो उस पर जो वर्क होता है ना वो कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। अब उसके बाद क्या है, देखिए द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है, तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। कैसे, देखिए मैं बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि एक द्रव की बूंदें, तो द्रव की बूंद क्या होता है, ड्रॉप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, इस पर कह रहे हैं कि इसको आवेशित करना है, तो आवेशित का मतलब क्या होता है, 2 मतलब होता है, या तो आप उस पर पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो या तो आप उस पर नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, यही होता है, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, अगर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये उसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये इधर करेगा रिपेल। अब बताइए, सब एक को क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, खींच रहा है। जब खींच रहा है तो इसकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगी, घट जाएगी ना, एक्सपेंड करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। चाहे आप नेगेटिव में भी ले सकते हैं, ये नेगेटिव, तो दोनों सेम नेचर का है, तो यहाँ पे ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये दूसरे को रिपेल करेगा। ऐसे यहाँ रहेगा तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंड करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। एक्सपेंड करने की टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब यहाँ पर सिकुड़ने की टेंडेंसी क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि एक दूसरे को खींच रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, घटती है, ठीक है। अपन इसमें क्या है, किसी विद्युत ध्रुव को एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल क्या होता है। तो अभी मैंने बताया था कि अगर विद्युत क्षेत्र में, ये देखिए, अगर ये विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र में अगर डायपोल को रखते हैं तो उस पर हमेशा जो बल होता है ना, फोर्स होता है ना, वो हमेशा 0 होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स इधर लगता है, एफ इक्वल टू क्यू ई, और इस पर फोर्स कितना लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू ई। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो याद रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। 19 का हो गया। 20 नंबर में देखिए, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है, बस विद्युत धारिता क्या होता है, सी इक्वल टू क्यू बाय वी, सी इक्वल टू क्यू बाय वी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब इसके बाद 22 नंबर में, 21 नंबर क्या है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, तो संधारित्र का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है, याद रखना है। देखिए पहला ये जो दूसरा चैप्टर है अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटेंस आ रहा है हमें, यानी धारिता को बोलते हैं कैपेसिटेंस। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा उसमें रेजिस्टेंस आएगा, और जो मैग्नेटिज्म आएगा उसमें इंडक्टेंस आएगा। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो कैपेसिटेंस, इसका मात्रक फैराड हो गया, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, और इंडक्टेंस का मात्रक क्या होगा, हेनरी होगा। इंडक्टेंस को प्रेरकत्व बोलते हैं, और आपको रेजिस्टेंस तो पता है, प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, और धारिता का मात्रक क्या है, फैराड है। तीनों साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, विद्युत धारिता की बीमा होती है। तो विद्युत धारिता की बीमा होती है m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, एक बार इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए मैं निकाल करके बता देता हूँ एक बार। विद्युत धारिता का फॉर्मूला क्या, देखिए सी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू क्यू बाय वी, सी इक्वल टू क्यू बाय वी, ठीक है। तो सी इक्वल टू क्यू बाय वी, अभी मैंने पोटेंशियल का वी का जो है डायमेंशन मैंने निकाल करके बताया था। वी का देखिए ऊपर में मैंने लिखा है यहाँ पे, वी का डायमेंशन कितना होता है, ml² t की पावर -3 e की पावर -1। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ वी की जगह, वी की जगह क्या हो जाएगा, क्यू की जगह क्या होता है, AT, तो क्यू की जगह AT, और वी की बीमा होती है ml² t की पावर -3 e की पावर -1। अब देखिए इसको ऊपर ले जाते हैं, तो m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, l ऊपर जाएगा तो l की पावर -2, और t -3 है, ऊपर जाएगा तो +3, एक पहले से है तो 3 1 4, तो t की पावर 4, a की पावर -1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -1 ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे एक और है तो एक कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या हो गया, m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, a की पावर 2, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है, तो ये क्या होता है, गोले के त्रिज्या के, ठीक है। कैसे देखिए, तो नेक्स्ट पेज देते हैं। ये बात याद रखनी है कि अगर कोई गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता जो होती है ना, वो होती है C = 4πε0 r, C = 4πε0 r। तो यहाँ देखिए धारिता किसके समानुपाती है, त्रिज्या के। धारिता किसके समानुपाती है, त्रिज्या के। एक बात याद रखनी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, पृथ्वी की जो धारिता होती है, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, पृथ्वी कैसा होता है, गोलाकार ना, पृथ्वी कैसी होती है, गोलाकार। तो पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, 711 माइक्रोफैराड, 711 करीब लगभग 711 माइक्रोफैराड, ठीक है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट, त्रिज्या के समानुपाती होता है। गोलीय चालक की त्रिज्या क्या होती है, सॉरी गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, गोलीय चालक की धारिता गोले की त्रिज्या के समानुपाती होता है, ठीक है। बी नंबर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 के बाद 24 नंबर। तो 24 नंबर में क्या है, हाँ तो देखिए 24 नंबर में क्या है, 24 नंबर में हमारा क्वेश्चन है कि 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता होती है, क्या लिखा है, 1 माइक्रो। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले गोलीय चालक है, गोलीय चालक की विद्युत धारिता निकालनी है। हमें देखिए गोलीय चालक का फॉर्मूला पता है, C = 4πε0 r होता है। तो हमें धारिता का मान निकालना, त्रिज्या कितना दिया, 9 किलोमीटर, यानी r का मान दे दिया 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर को हम क्या करते हैं,
मीटर में बदल लेते तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये हो गया 9 × 10⁻³ मीटर। अच्छा अब एक चीज़ देखिए, हमें धारिता निकालना है, 4πε0 का मान निकालना है। तो देखिए के इक्वल टू क्या होता है, 9 × 10⁹, ठीक है। अब के एयर में कितना होता है, 1/4πε0। के किसके बराबर, तो 1/4πε0। तो हम यहाँ पे क्या कीजिएगा, 9 × 10⁹ भी रख सकते हैं। इधर इधर हो गया 1/4πε0। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 4πε0 की। 4πε0 को इधर भेज देते, इसको उधर भेज देते। तो 4πε0 इक्वल टू क्या होगा, 1/9 × 10⁹, ठीक है। तो ये हो गया किसकी, ये किसकी वैल्यू है, 4πε0 की। तो चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। गोली चालक की धारिता क्या निकालने, तो सी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, 4πε0 r। सी इक्वल टू क्या हो गया, 4πε0 r। तो 4πε0 इंटू आर। चलिए 4πε0 की वैल्यू कितनी है, 1/9 × 10⁹। आर की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻3। अब एक चीज़ देखिए, 9 से 9 मर गया, क्या बचा, ये 10 की पावर 9 है। 9 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 3 में से घट जाएगा, 10 की पावर 3 में से 9 घट गया, कितना हो गया, 10 की पावर -6। और ये धारिता का मात्रा क्या है, तो फैराड होता है। तो यहाँ पे 10 की पावर -6 क्या बोलते हैं, माइक्रो। तो यहाँ 1 माइक्रो फैराड हो गया इसका आंसर। तो याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 माइक्रो फैराड। एक और क्वेश्चन आगे, एक और मैंने ऑब्जेक्टिव में दिया था, है ना, तो वो वाला यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे, हम देखते हैं। चलिए देखते हैं, देखिएगा फिर बताते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता होती है, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होती है, ε0/d होता है। तो ε0r/d ये हो गया इसका आंसर। देखिए मैं आपको मैं बता रहा हूँ, जो ये समांतर प्लेट की धारिता जो होती है, ये समांतर प्लेट है और इसके बीच की अगर डिस्टेंस हम मान लेते हैं d है और इसका जो एरिया है ए है, और अगर इसके बीच में कोई मीडियम बड़ा है और उसका उस मीडियम का, है ना, उस परावैद्युतांक का का जो उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उस परावैद्युतांक का, है ना, वो जो डाइलेक्ट्रिक है, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो परावैद्युतांक है वो मान लेते हैं ε r है। कितना है, ε r, जिसको विद्युत आपेक्षिकशीलता भी बोलते हैं, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब एक चीज़ देखिए, अगर दो संधारित्र है, प्लेट है, संधारित्र पर बराबर एवं विपरीत आवेश होता है। दो संधारित्र प्लेट है और दोनों प्रतियों की प्लेट के एरिया ए है और दोनों के बीच का डिस्टेंस d है और उसमें मीडियम भरा हुआ ε r वाला, है ना, जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता ε r है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो धारिता का फॉर्मूला होता है सी, धारिता का फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू ए ε0 ε r/d। ये फॉर्मूला है, या कहीं कहीं पे आपको ये भी दिख जाएगा ए ε0 ε r की जगह के भी लिखा होता है। तो बात एक ही है, ε r की जगह हम के भी लिखते हैं, है ना, किसी बुक में के भी लिखा होता है। और एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पर एयर होता है, क्या होता है, एयर, तो एयर के लिए ε r की वैल्यू क्या होती है, 1। और धातु या कंडक्टर के लिए, धातु या चालक के लिए, धातु या चालक के लिए, है ना, मेटल या कंडक्टर के लिए, धातु या चालक के लिए जो ε r की वैल्यू होती है क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ये बात याद रखनी। तो अगर यहाँ पर एयर होता, क्या होता, एयर, हवा, इसमें यानी इस प्लेट के बीच में कोई माध्यम नहीं भरा होता, एयर होता सिर्फ, तो एयर होता तो यहाँ पर जो धारिता हो जाती तब वो हो जाता ए ε0, चूंकि ε r एयर के लिए ε r का मान क्या होता, 1। तो यहाँ पर क्या हो जाता, ए ε0/d। तो इसका आंसर हो जाता तब ये। तो अब देखिए सी बराबर ए ε0 ε r/d, तो ऑप्शन क्या है, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर। तो 26 में क्या है, एकांक आवेश को समविभवी सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य। फिर वही है, मैंने बताया था कि समविभवी पृष्ठ पर आवेश को ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ है, देखिए 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चालक जिसकी धारिता 20 माइक्रोफेराड है को 20 मिली फेराड है, क्या है, 20 मिली फेराड है को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो चालक की अस्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो मैं देखो बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई संधारित्र की जो अस्थिति ऊर्जा होती है ना, संधारित्र की स्थिति ऊर्जा, संधारित्र की अस्थिति ऊर्जा, है ना, जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, कैपेसिटर का, वो क्या होता है, ई, चाहे तो आप यू लिखो चाहे ई लिखो, है ना, यू इज टू फॉर्मूला था Q²/2c या हाफ CB² या हाफ Q × V। बस ये 3 फार्मूला किसका, संधारित्र की अस्थिति ऊर्जा का ये फार्मूला है, संधारित्र की अस्थिति ऊर्जा का फार्मूला है Q²/2c या हाफ CB² या हाफ QV। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, 20 मिली फेराड क्या है धारिता दिया और 1000 वोल्ट विभवांतर दिया, यानी V दे दिया और C दे दिया। तो हमें फार्मूला कौन सा लगेगा, हाफ CB² वाला। कौन सा फार्मूला लगेगा, हाफ CB²। तो देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, हाफ C का मान कितना है, 20 मिली फेराड, 20 मिली फेराड, तो 20, अब मिली का मतलब 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, और विभवांतर 1000 वोल्ट है। क्या हम 1000 वोल्ट को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, लिख सकते हैं ना, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 लिख देते हैं यहाँ पे। तो 10 की पावर 3 और उसका क्या है, स्क्वायर, V² होता है फॉर्मूला, हाफ CB²। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या है 10 की पावर -3, और ये क्या होगा 10 की पावर 3 दूनी 6। अब घटा दीजिए, 6 एक साथ में से 3 गया 4, तो 10 की पावर 4 जूल, तो 10 की पावर 4 जूल कौन सा आंसर है, तो 10 की पावर 4 जूल बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है। अब देखिए 9 × 10⁻15 मीटर त्रिज्या के नाभिक इतना की सतह पर विद्युत विभव होगा। तो अच्छा
तो देखिए वही है नाभिकीय ये परमाणु की बात हो रही है तो गोलीय चालक की धारिता वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला तो अभी मैंने बताया कि C बराबर 4πε0r होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए वो क्या दिया, क्या धारिता तो दिया, अभी निकालना क्या है, कह रहा है विद्युत विभव निकालना है। अच्छा तो देखिए कह रहा है कि अब गोला के है ना, कोई भी गोलाकार कोई भी अगर शेप है तो उस गोलाकार शेप के है ना अगर उसके पृष्ठ पे निकालना है विभव तो कितना होता है k3r। क्या होता है विभव k3r। तो चलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर्मूला को। तो अगर हमारे पास कोई ये देखिए अगर कोई एटम है उसके अगर उसकी रेडियस r है और यहाँ पर विभव निकालना है इसकी सरफेस पर तो क्या होता है विभव पोटेंशियल सरफेस इसको क्या होता है k3r। क्या होता है k3r। k3r k की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ अब क्यू चार्ज क्या लेना है यहाँ पे चार्ज। अब देखिए अगर हाइड्रोजन होता, अगर हाइड्रोजन की नाभिक होती है तो हाइड्रोजन में कितना, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है 1। तो वहाँ पर कितना होता है उस पर जो उसका जो नाभिकीय चार्ज होगा वो कितना होता 1e। नाभिक प्रोटॉन तो 1e के बराबर। लेकिन अगर हीलियम होता तो वहाँ पे होता 2e, अगर लिथियम होता तो 3e। उसके नाभिकीय जो चार्ज होता है यहाँ पे एक प्रोटॉन, देखो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है इसलिए 1e लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश समान होता है। ठीक है, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव का। तो अगर हीलियम होता तो हीलियम में कितना होता 2 प्रोटॉन तो 2e उस पर चार्ज कितना होता 2e। लिथियम होता तो 3। अब यहाँ पर क्या ये 3 क्या ये परमाणु संख्या, ये 2 क्या है परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या को किससे सूचित करते हैं Z से। किससे Z से। तो अगर हमें 50 वाला रहेगा अब कोई भी हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे Q की जगह हम फॉर्मूला लिखेंगे नाभिक के आवेश का फॉर्मूला हो गया ZE। Q बराबर ZE। ठीक है, तो बस यहाँ पे रख देना। तो फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखते पहले VS = K, Q की जगह हम लिखेंगे ZE / R। बस ये फॉर्मूला K की जगह 9 × 10⁹ Z कितने है परमाणु संख्या कितनी है 50। E मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम / R। R क्या त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है इसकी, त्रिज्या नहीं है 9 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया। 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 × 5 = 80, एक जीरो और लग जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पावर, जो पावर है पहले 9 यहाँ पे -19 और ये -15 ऊपर जाएगा तो प्लस का 15। तो कितना हो जाएगा 80 × 10⁻, कितना हो जाएगा 15 9 24 में से 19 गया 5 ना 19 है, 19 में से कितना हो गया 15 9 24, 24 में से 19 गया, कितना हो जाएगा 5 प्लस का 5। तो अब प्लस का 5 हो गया। अब देखिए 80 × 10⁻5 है तो हम इसको लिख सकते क्या 80 इंटू है ना। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन देखना पड़ेगा पहले, 18 नहीं है यहाँ पे 8 × 10⁻6 है। हाँ सिंपल है, यहाँ से एक जीरो यहाँ से ले लीजिए आप, 8 × 10⁻5 है, एक और ले आया 6 आ जाएगा, इतना वोल्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 × 10⁻6। कौन सा आंसर होगा इसका ये बी नंबर। ठीक है, 3 संधारित्र जिनमें प्रति की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो कहते परिणामी धारिता क्या होगी। तो मैं आपको एक बार कॉम्बिनेशन वाला बताते हैं संधारित्र का कॉम्बिनेशन। अगर श्रेणी क्रम मान ले 3 संधारित्र हो जितना भी हो C1 C2 और C3, अगर ये श्रेणी क्रम में किसमें श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है श्रेणी क्रम में याद रखना है कि श्रेणी क्रम में जो फॉर्मूला था 1/C इक्विवेलेंट, ये तुल्य धारिता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं तुल्य धारिता या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो तुल्य धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, अब देखिए 2 के लिए हम शॉर्टकट में बता जल्दी हो जाएगा। तो 2 है C1 और C2, हमें इसका तुल्य धारिता निकालना है। तो हम देखिए निकालने का तरीका तो ये 1/C1 + 1/C2, यानी कि इसको हम एलसीएम लेंगे दोनों का तो C1 × C2 इधर हो जाएगा C1 + C2, ये हो जाएगा C2 + C1 1/C इक्विवेलेंट। हमें इस C इक्विवेलेंट का मान चाहिए तो C इक्विवेलेंट बराबर इसको उल्टा कर देंगे तो ये उलट जाएगा तो C1 × C2/C1 + C2। यानी कि देखिए इसको सॉल्व कर दिया हम डायरेक्ट। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं जो तुल्य धारिता निकालना है 2 के लिए, 2 धारिता के 2 संधारित्र के लिए, तो क्या होता है दोनों को गुना कर देना है, दोनों को गुना कर देना है और दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को गुना करना और दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, बस यही हो गया 2 के लिए। जैसे मान लो अगर अभी आपके पास 2 संधारित्र रहता, एक रहता 6 माइक्रोफेराड, एक रहता 3 माइक्रोफेराड, तो बोलता है इसकी तुल्य धारिता बताएं तो क्या होगा दोनों को गुना करना है 6 × 3 बटा दोनों को जोड़ दीजिए 6 3 9, तो 6 3 18 बटा कितना जाएगा 6 3 2, कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड। अगर वही आपको यहाँ पे रहता C इक्विवेलेंट निकालना है, मान ली एक में एक का दे दिया 18, एक का दे दिया 9 माइक्रोफेराड, 18 और 9 माइक्रोफेराड। इसकी तुल्य धारिता निकालनी तो क्या होता 18 × 9 बटा 18 + 9, 18 + 9 क्या हो जाएगा देखिए 18 × 9 बटा 18 9 कितना होता है 27, 9 या 27, 3 से काट दीजिए 6, तो कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड। तो ये होता है तुल्य धारिता निकालने का। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, अगर हमारे पास C समान संधारित्र के कितने n संधारित्र, कितने संधारित्र n, तो इसका जो तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है ना इसके लिए तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट वो क्या होता है C/n। क्या होता है C/n, कैसे होगा तो देखिए अगर 2 होगा, मान लीजिए 2 है C और C, तो इसका आप निकालोगे ना इक्विवेलेंट। तो अभी मैंने बताया दोनों को गुना कर देना, दोनों को जोड़ देना, तो क्या है देखियो C × C क्या हो जाएगा C²
2c, देखिए एक सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा c/2। तो जब दो संधारित्र है तो इसकी तुल्य धारिता कितनी आई c/2, तो 3 होगा तो कितना आएगा c/3, अगर n होगा तो कितना आएगा c/n। तो ये याद रखना है कि समान संधारित्र के लिए c/n होता है। तो अब देखिए यहाँ से हाँ असमांतर क्रम का आगे आएगा तो हम फिर बता देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करें कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता कितनी है c है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया तो परिणामी धारिता कितनी होगी, बस सिंपल है। तो 3 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए c/n, n क्या नंबर ऑफ संधारित्र, मतलब 3 बार है तो यहाँ पे n की जगह 3 रखेंगे, 4 बार आएगा तो 4 रखेंगे, तो 3 बार है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला c, आंसर क्या हो जाएगा c/3। अगर 4 बार वही होता, 4 बार समान धारिता होती तो c/4 लिखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा c/3। तो 29 का हो जाएगा c/3, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक होता है। तो याद रखना है कि डायपोल के वैसे जो किसी बिंदु पर जो विभव होता है ना, मैं बता रहा हूँ एक बार, ये मान ली माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज r डिस्टेंस है, और इसकी अगर अक्ष पे निकालना है विभव, तो बस मैं एक बार रिकॉल करा दे, तो अक्ष पर जो विभव का मान होता है ना, अक्ष पर विभव का मान होता है वो होता है kp/r²। कितना होता है, अक्ष पर विभव होता है kp/r², लेकिन अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है kp/r²। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है 2kp/r²। अच्छा निरक्ष डायपोल है ये, और इसके निरक्ष पे अगर हमें विभव निकालना है तो निरक्ष ये होता है ना, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। तो निरक्ष पे अगर विभव निकालना है तो निरक्ष पर जो विभव होता है, निरक्ष पर विभव होता है 0, कितना होता है विभव 0, और निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो होता है kp/r²। कितना होता है kp/r², ठीक है। और अब देखिए किसी जनरल पॉइंट के लिए अगर हमारे पास एक डायपोल माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, और इसकी वजह से अगर हमें r डिस्टेंस पर कितना एंगल पर, थीटा कोण पर, r डिस्टेंस पर थीटा कोण पर अगर हमें विभव निकालना है, क्या निकालना है, विभव निकालना है r डिस्टेंस पर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना v/θ है ना, r डिस्टेंस पर विभव हो जाएगा, वो कितना होता है kp cos θ/r²। अच्छा k की जगह हम ये भी तो रख सकते हैं 1/4πε0 p cos θ/r², आप ये भी रख सकते हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड का याद रख लेना है ना, विद्युत क्षेत्र का जो होता है वो होता है kp/r³ √3 cos² θ +1, 3 cos² θ +1, kp/r³ √3 cos² θ +1। तो ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र होता है। तो अब देखिए किसी भी बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है डायपोल के कारण वो कितना होता है 1/4πε0 p cos θ/r²। देखिए तो 1/4πε0 p cos θ/r², इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि है, तो विभव तो अदिश राशि होती है, आवेश भी अदिश राशि है, तो ये सदिश राशि कौन होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकाला, बाप रे इतना आसान, देखिए कितना आसान है। 6 ये दोनों किस में, श्रेणी क्रम में। जब दोनों श्रेणी क्रम में तो देखिए मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, ये रहा और एक ये रहा, और इधर ए है इधर बी, इधर ए है इधर बी है, यहाँ भी 6 माइक्रोफेराड है, यहाँ भी 6 माइक्रोफेराड है, ठीक है, और यहाँ भी 6 माइक्रोफेराड है। अब एक देखिए ये दोनों किस में, श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में तो अभी मैंने बताया फॉर्मूला, तुल्य धारिता का दोनों को गुना कर देना है, दोनों को जोड़ देना है, या तो ये कर दो 6 × 6/6 + 6 कितना होगा 6 6 36 6 6 12 12 3 36 3 माइक्रोफेराड, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया 3। तो अब देखिए ये हो गया 3 और ये हो गया 6 माइक्रोफेराड, इधर है, इधर देखिए ए, इधर है बी, हमें किसके बीच में निकालना, ए और बी के बीच में। तो अब देखिए ये दोनों किस में है, 3 और 6 किस में आ गए, समांतर क्रम। और एक बात याद रखना है आपको, समांतर क्रम वाला फॉर्मूला अभी मैंने नहीं बताया आपको। अगर ये C1 धारिता है, ये C2 और ये C3 है, और तीनों समांतर क्रम है, तो इसकी जो तुल्य धारिता होती है, इसकी जो तुल्य धारिता होती है ना, C इक्विवेलेंट, वो कितना होता है C1 + C2 + C3। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि प्रतिरोध के जो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है वो इसके समांतर क्रम में होता है, और प्रतिरोध के जो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है वो इसके समांतर क्रम में, और प्रतिरोध का जो समांतर क्रम में होता है वो इसके श्रेणी क्रम में होता है। प्रतिरोध का जस्ट उल्टा फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो अब देखिए समांतर क्रम में 3 और 6, इसको सीधा सीधा जोड़ना है, तो तुल्य धारिता कितना हो जाएगी, तुल्य धारिता कितनी होगी 6 + 3 कितना हो जाएगा, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफेराड, कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफेराड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, तो सी होगी आंसर, ठीक है। अब देखिए समांतर प्लेट संधारित प्लेटों के बीच के पराविद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। ये बात याद रखना कि जब भी हम किसी समांतर प्लेट संधारित्र में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, क्या डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, तो उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है, विद्युत क्षेत्र घट जाती है, विद्युत विभव बढ़ जाता है, सॉरी क्या कह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र भी घट जाती है और विद्युत विभव भी घट जाता है, बट धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। ये बात याद रखनी है। किसी भी संधारित्र प्लेट के बीच में अगर हम पराविद्युत पदार्थ को डालते हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डालते हैं, तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, विद्युत क्षेत्र घट जाती है, विद्युत विभव भी घट जाता है। तो याद रखना है आपको ये पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किधर है किधर है किधर है, हाँ ये, इसकी क्या होगी, बढ़ती है, क्या होगी, बढ़ती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। सिंपल है ना, किसी भी धारिता की जो फॉर्मूला होता है, किसी भी चालक पर दिए गए आवेश और विभव का जो अनुपात होता है ना, विभवांतर का है ना, विभवांतर का जो अनुपात है उसको बोलते हैं धारिता। पर धारिता के लिए धारिता जो होता है वो दिए गए आवेश और विभवांतर पर निर्भर नहीं करता, वो चालक के आकार और आकृति और आसपास के माध्यम पर डिपेंड करता है।
ठीक है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी पृष्ठ होगा। तो एक बात याद रखना है, सबसे पहली बात तो एक बात ये याद रखनी है कि समविभवी पृष्ठ पे हमेशा, समविभवी पृष्ठ पर हमेशा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, लंबवत होता है। क्या होता है, हमेशा लंबवत होता है। तो अब एक चीज़ बताइए, अगर हम कह रहे हैं कि समविभवी पृष्ठ ये मेरा हाथ है तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र किधर होगा, या तो इधर होगा, परपेंडिकुलर लंबवत होना चाहिए, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अगर हमारी समविभवी पृष्ठ ये है तो यहाँ पे इस पे लंबवत इधर होगा ऊपर, है ना। तो ये बात याद रखनी है। तो अब एक चीज़ बताइए, अगर x दिशा में विद्युत क्षेत्र है तो जो समविभवी पृष्ठ है वो कैसा होना चाहिए, वाई जेड तल में होना चाहिए, तब तो लंबवत होगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई जेड तल की दिशा, यानी वाई जेड के तल में जो समविभवी पृष्ठ बनेगा तब जाकर के विद्युत क्षेत्र किधर होगा, एक्स की दिशा में। चूंकि परपेंडिकुलर होता है इसीलिए वाई जेड तल होगा। ठीक है, आंसर हो गया। अब 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रति की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो अब एक चीज़ देखिए, इसका डायरेक्ट 20 माइक्रोफैराड आंसर आता है। इसको याद रखना, चूंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं एक बार इसको सॉल्व करा देता हूँ। देखिए, बड़ी बूंद की धारिता का जो फॉर्मूला होता है ना, शॉर्ट में बड़ी बूंद की धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी इज टू n की पावर 1/3 इंटू छोटी बूंद की धारिता। छोटी बूंद की धारिता को हमको क्या लिख दें, ये छोटी बूंद की धारिता, बस। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं सी इज टू n की पावर 1/3 इंटू सी डैश, क्या सी डैश। तो बस अब एक चीज देखिए, कह रहे हैं कितनी बूंदे, 64 समरूप बूंदे, कितने 64 समरूप बूंद जिनमें प्रति की धारिता कितनी है, 5 माइक्रोफैराड। बस n की जगह 64 बूंदे है ना, तो n की जगह 64 रखना है। ठीक है, और उसकी पावर में कितना हो गया 1/3, और प्रत्येक छोटी जो बूंदे उसकी धारिता कितनी 5 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे हम रख देंगे 5। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3, और उसकी ये पावर 1/3, और ये 5 है, तो 5 चौका कितना हो गया 20 माइक्रोफैराड। आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। अभी हम साइड में एक और लिखते हैं, जो बड़ी बूंद का विभव होगा ना, इसी में अगर विभव रहता तो बड़ी बूंद का विभव निकालने का फॉर्मूला है v इज टू n की पावर, याद रखना है n की पावर, चूँकि मैं इसका ना मैं वो पूरा डेरिवेशन लेक्चर में भी करवा चुका हूँ, है ना। मेरा जो चैनल द टाइम्स एकेडमी है उसमें आप प्लेलिस्ट में जाओगे सेकंड चैप्टर का, तो उसमें पूरा मिल जाएगा बूंदों का संयोजन, उसमें है पूरा इसका एक्सप्रेशन किया हुआ है। तो v इज क्या होता है, n की पावर 2/3 इंटू वी डैश। वी डैश क्या, छोटी बूंद का विभव। किसका विभव है, छोटी बूंद का विभव। वी डैश से छोटी बूंद का विभव। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आगे यूज होगा। एक क्वेश्चन है इसमें आगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए याद रखना है, बड़ी बूंद की धारिता बराबर n की पावर 1/3 इंटू सी डैश। ठीक है, n क्या है, वही कितनी बूंदें हैं, बिंदुओं की संख्या है, और यहाँ भी बूंदों की संख्या ही होगी। चलिए, तो ये इसका आंसर। अब देखिए 36 के बाद 37 क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर। हाँ, तो देखिए 37 नंबर में क्वेश्चन क्या है। तो 37 में जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। अब देखिए, हमें तुल्य धारिता कितने 5 माइक्रोफैराड लाना है। 5 माइक्रोफैराड के लिए 2 माइक्रोफैराड वाली कितनी धारिता की जरूरत पड़ेगी, वो हमें निकालना है। तो एक देखिए, हम 2 माइक्रोफैराड के, अगर हम यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड ये 2 ले लिए, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 2/2 + 2 4/4 कितना आ जाएगा 1, यानी इन दोनों को सॉल्व करने पे 1 आ जाएगा। हमें 5 लाना है। तो अब इसके बाद देखिए, अगर हम इसको समांतर क्रम में 2 रख देते हैं तो ये हो गया 2 माइक्रोफैराड, और ये भी हो गया 2 माइक्रोफैराड। हमें 5 लाना आंसर। तो इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया 1, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2 है, ये 2 है। तो अब 1 2 2 कितना हो गया 1 + 2 + 2। तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी 1 + 2 + 2, जो कि समांतर क्रम में सीधा सीधा जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। यानी कितने संधारित्र की जरूरत पड़ी हमें, 1 1 2 1 3 1 4। तो 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र, कितने संधारित्र की जरूरत पड़ेगी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, ये बस सीधा है, ये दोनों समांतर क्रम है। तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, और ये 5 और 4 किस में आ गया श्रेणी क्रम में। तो 5 और 4 का श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, 5 को 4 से गुना करो, 5 को 4 से जोड़ दो, तो 5 × 4 बटे 5 + 4 कितना 20/9। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए समझ में आया कि नहीं। देखिए समांतर क्रम हम सीधा सीधा जोड़ते हैं, तो 3 और 2 कितना हो गया 3 2 5। अब ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 और 4 समांतर क्रम में, सॉरी श्रेणी क्रम में। तो 5 और 4 का कितना होता है 5 × 4 5 का 20 बटे 5 4 9 20/9। इसका आंसर हो गया ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसकी होती है,
क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का तो होता ही नहीं, प्लेट के बीच की दूरी की, किसके, प्लेट के बीच की दूरी की, क्योंकि मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था धारिता का, सी इज टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, या यहाँ पे एप्सिलॉन आर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो संधारित्र की धारिता वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, बस खत्म, इसका आंसर हो जाएगा, प्लेट के बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब देखिए 40 में चित्र में प्लेट ए पर आवेश होगा, इस प्लेट पर कह रहा है आवेश कितना होगा, तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 20 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है, हाई पोटेंशियल हो गया ये वाला, तो हाई संधारित्र पे क्या होता है, बड़ा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो ये प्लस का होगा और ये माइनस का, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए 20 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है, तो कुल विभवांतर कितना होगा, ये तो 20 में से 15 जाएगा, विभवांतर कितना होगा 20 और 15 का, तो विभवांतर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट बना रहे हैं, चलिए देखिए यहाँ पे 20 और 15 का कितना हो जाएगा विभवांतर, तो यहाँ पर 20 और 15 हो जाएगा, चलिए देखिए इधर ये 20 वोल्ट है और ये 15 वोल्ट है, ठीक है, ये 2 माइक्रोफैराड की धारिता है। तो यहाँ से विभवांतर जो होगा ना, कुल विभवांतर वो कितना हो जाएगा, डेल्टा भी लिख देते हैं, विभवांतर कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5 वोल्ट की विभवांतर हो गई। हमें ए प्लेट और बी है, इस पर आवेश निकालना है, तो अब देखिए धारिता कितनी है 2 माइक्रोफैराड, तो आवेश कितना होता है क्यू इक्वल टू सी इंटू वी, तो सी कितना हो गया, सी है 2, अभी कितना है 5, 2 पंचे 10 माइक्रो कूलम। अब देखिए यहाँ पर प्लस किस पे होगा, इस पे प्लस होगा, प्लस का 10, इस पे माइनस का 10, तो ये प्लस का 10 माइक्रो कूलम और ये माइनस का 10 माइक्रो कूलम होगा। तो ए प्लेट पे कह रहे हैं ना, किस पे कह रहे हैं, चित्र में प्लेट ए पर निकालना, तो यहाँ पे प्लस 10 हो जाएगा, तो कौन सा आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। अब एक इसमें क्या है, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, अभी मैंने बताया था स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला, ये देखिए यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, यू इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर या हाफ क्यू बी, तो इसमें से कौन सा है, हाफ सी बी स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक है। समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड होता है, तो कह रहे यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दे तो कितना होगा, बस बहुत ही सिंपल है, समान धारिता के 3 संधारित्र है और श्रेणी क्रम में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, सी इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा सी बाय एन की जगह फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तुल्य धारिता कितनी है, तुल्य धारिता है 6 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पे तुल्य धारिता लिखेंगे 6 माइक्रोफैराड, और सी का मान सबका मान सी है, और एन मतलब कितनी बार 3, तो 3 इधर ले आते हैं, तो 3 इधर आएगा तो क्या होगा 6 या 18 माइक्रोफैराड, यानी प्रत्येक की संधारित्र समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा है ना, और उसकी तुल्य धारिता कितनी 6 माइक्रोफैराड, तो ये सी इक्विवेलेंट हो गया, देखिए 6 बराबर सी बाई 3, यहाँ से सी आ गया 18 माइक्रोफैराड, ये आ गया आंसर। अब देखिए कह रहा है इन तीनों को, अब ये इसको क्या किया समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 बार है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है सी इक्विवेलेंट बराबर समांतर क्रम में C1 + C2 + C3, मतलब 18 + 18 + 18 3 बार है, तो कितना जाएगा 18 + 18 + 18 कितना होगा 54 माइक्रोफैराड, कितना हो जाएगा 54 माइक्रोफैराड, इसका आंसर हो जाएगा 54 माइक्रोफैराड, ये हो गया आंसर बस। हाँ अभी क्या है, एक धात्विक गोले की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, इसकी त्रिज्या होगी, बस अभी मैंने बताया था कि अगर 9 किलोमीटर वाला है ना, ये देखिए 9 किलोमीटर त्रिज्या अगर होती है तो उसकी जो धारिता होती है 1 माइक्रोफैराड होगी, अगर 1 माइक्रोफैराड धारिता है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 9 किलोमीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर, ठीक है। 44 में क्या है, 44 में समान त्रिज्या तथा समान आवेश के पारे के 8 बूंदे एक दूसरे से मिलकर बड़ी बूंद बनाती है, बड़ी बूंद की धारिता कितनी होगी, अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, किधर गया किधर है, हाँ यहाँ पे देखिए बड़ी बूंद की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू n⁻⁴ इंटू सी डैश। अब कितने बूंदे 8 बूंदे, 8 बूंदे, तो 8 बूंद n की जगह 8 रख देते हैं, n की जगह क्या रख देंगे, n की जगह 8 रख देते हैं, 8 इंटू छोटी बूंद की धारिता मान लेते सी डैश, अब ये वैल्यू नहीं दी हुई इसमें, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू सी डैश। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 गुनी कितने 2 इंटू सी डैश, यानी छोटी बूंद की 2 गुना हो गया ना बड़ी बूंद की धारिता, तो इसका आंसर क्या होगा 2 गुनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, 2 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध में इस संयोजन के सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है, तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर होगा, बस 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड, इसको किसमें जोड़ा गया श्रेणी क्रम, देखिए ये 2 माइक्रोफैराड ये 4 माइक्रोफैराड, और इसको 1200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है, 1200 वोल्ट की बैटरी से। अब ये दोनों श्रेणी क्रम है, तो एक से पहले सबसे पहले इसकी तुल्य धारिता आप निकाल लीजिए, तो कितना होगा 2 × 4 बटा 2 + 4 कितना हो जाएगा 8/6, कट जाएगा कितना होगा 4/3, तो तुल्य धारिता कितनी होगी 4/3 माइक्रोफैराड, ठीक है। विभवांतर कितना है 1200, तो चार्ज कितना होगा क्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है C × V, तो धारिता है 4/3, अब V है 1200, काट दीजिए 3 चौका 1200, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 1600 माइक्रो कूलम आवेश, कितना आवेश हो गया 1600 माइक्रो कूलम आवेश, चार्ज आ गया। आप सभी को पता होगा कि श्रेणी क्रम में आवेश प्रत्येक धारिता के लिए समान होता है, प्रत्येक संधारित्र के लिए क्या होता है समान होता है, जबकि विभवांतर अलग अलग होता है।
विभवांतर अलग अलग तब होता है जब वो संधारित्र अलग अलग होता है, ठीक है, धारिता अलग अलग होती है तब। तो याद रखना है कि समान श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, निकालना क्या है, 2 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा। अब विभवांतर निकालना है, सिंपल है। तो आवेश 1600 माइक्रोकूलम अगर निकला है तो वो इस पर भी वही आवेश होगा, इस पर भी वही आवेश होगा। तो ये 2 माइक्रोफेराड है और इस पर आवेश कितना है 1600 माइक्रोकूलम। तो अब बताइए विभवांतर, विभवांतर क्या होता है, V=Q/C, V=Q/C। तो 1600/2 कितना हो जाएगा, 800 वोल्ट, कितना होगा 800 वोल्ट, कितना होगा 800 वोल्ट। तो इसका आंसर कहाँ है, देखिए 800 वोल्ट हो गया, यानी कि 45 का C। अब जो 46 में देखिए 125 एक समान बूंदे में से प्रत्येक को 50 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया, इन्हें जोड़कर नई बूंद बनाई जाती है, नई बूंद का विभव कितना होगा। अभी मैंने दिखाया था, किधर है, यहाँ पे देखिए, बड़ी बूंद का विभव का फॉर्मूला होता है V=N⁻²/3 × V', ठीक है। अब देखिए n कितनी बूंदे हैं, 125 बूंदे, तो n की जगह हम कितना रखेंगे 125 और उसके पावर में 2/3 × V', यानी छोटी बूंद का विभव 50। बस सॉल्व करना है। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, 2/3 × 50। अब देखिए 3 से 3 मर गया, कितना हो गया 5 का स्क्वायर × 50। 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 5 से 25 × 2 ये 50। 25 को 25 से गुना करोगे कितना होगा 1250 वोल्ट। तो इसका आंसर कितना होगा 1250 वोल्ट, कितना हो जाएगा 1250 वोल्ट। इसका आंसर हो गया डी नंबर 46। अब देखिए अब 2-3 क्वेश्चन और बचा है। 47 में क्या, वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, देखिए जो वान डी ग्राफ जनरेटर होता है ना, वो हाई पोटेंशियल जनरेट करने के लिए यूज होता है। तो इसका क्या होगा आंसर, डायरेक्ट याद रखना है, वो उच्च वोल्ट था, हाई वोल्ट पोटेंशियल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए 48 में, 50 माइक्रोफेराड धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट तक भी आवेशित किया गया है, तो क्या इसकी ऊर्जा। अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था ऊर्जा का, देखिए यहाँ पे मैं लिखा है संधारित्र की ऊर्जा का 3 फॉर्मूला है, Q²/2C, ½ CB², ½ QB। अब देखिए यहाँ पे कौन लगेगा, क्या क्या दिया है, धारिता दी है और क्या दिया है, विभवांतर दिया हुआ है, विभव दिया है, तो क्या निकालना ऊर्जा, तो C और B दी है, तो यहाँ पे लगा दो। फॉर्मूला क्या था, ½ CB² वाला लगाना, ½ CV²। तो C की वैल्यू कितनी है 50 माइक्रोफेराड, तो हम यहाँ पे रखेंगे ½ C की जगह 50 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। अब वोल्ट, वोल्ट कितना दिया 10 वोल्ट, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो क्या होगा, देखिए 2 से कैंसिल हो गया, 25 गुना 10 की पावर -6 और 2 कितना देगा -4। हम इसको चाहे तो 1 10 इधर लिया है तो 25/10 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10 की पावर -3। अब 25/10 कितना होता है 2.5 × 10 की पावर -3 जूल। तो आंसर क्या है देखिए यहाँ पे 2.5 × 10 की पावर -3 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का ए, 48 का ए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, 2 आवेश चालकों के बीच संपर्क द्वारा आवेश वितरण से संचित होता है। एक बात याद रखना, अगर 2 चालक को अगर हम वायर से जोड़ते हैं तो वहाँ पे ट्रांसफर होता है आवेश का, है ना, और तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल समान ना हो जाए। तो आवेश के ट्रांसफर में क्या होता है ना, ऊर्जा का ह्रास, है ना, जो एनर्जी है वो लॉस होता है चार्ज के ट्रांसफर में। तो यहाँ पे याद रखना ऊर्जा का ह्रास होता है ना, जब 2 चालक को हम तार से जोड़ते हैं तब। अब क्या लास्ट क्या है, देखिए समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और फिर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं में उत्तल धारिता का अनुपात कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम यूज कर देते हैं। देखिए कह रहे समान संधारित्र है ना, समान धारिता के n संधारित्र के लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए n संधारित्र के लिए यहाँ पे देखिए n संधारित्र अगर समान होता है तो उसका श्रेणी क्रम में क्या होता है C/n, कितना होता है C/n, ये हो गया श्रेणी क्रम का। और समांतर पहले क्या है, पहले n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में जोड़ा, किसमें समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होगा, C=, बराबर समांतर क्रम में क्या होता है C1 + C2 + C3। अगर 2 बार होगा तो C + C2C, 3 बार होगा तो 3C, अगर n बार है तो nC, समांतर क्रम हो गया। और श्रेणी क्रम के क्या है C/n, तो दोनों का अनुपात निकालें। तो पहले कह रहे हैं कि समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में nC और श्रेणी क्रम में C/n, दोनों का अनुपात करें ना, पहले समांतर क्रम फिर श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम में nC और श्रेणी क्रम में C/n, n ऊपर चला जाएगा, C से कैंसिल हो जाएगा, n ऊपर जाएगा तो क्या होगा n²। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा n²। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, 50 ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद अब मैं पहला चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव करा दूंगा और ऐसे ही हर एक चैप्टर का मैं चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का जो है ना ऑब्जेक्टिव मैं ऐसे ही कराते जाऊंगा। और अगर आप सोचिए कि अगर मैं हर एक चैप्टर का कम से कम 30-40 ऑब्जेक्टिव भी कराते जाऊंगा तो 14 से 15 चैप्टर है, 14 से 15 चैप्टर में करीब करीब कितना ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, हमको लगता है कि करीब करीब 400-500 के करीब ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अगर आप 400 से 500 ऑब्जेक्टिव अगर आप पूरी तरीके से ना तैयार कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होंगी आपको एग्ज़ाम में, है ना, आराम से आप एग्ज़ाम में 100% रिजल्ट दे सकते हो। तो चलिए अब इसके बाद अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस, नेक्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चंस है उसको लेकर के मैं आऊँगा। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए। थैंक यू।